बुशरा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। असल में मुझे और यासिर को मिलना ज़रा मुश्किल, ये बहरिया टाउन चले गए ना, तो फिर हम इस तरह मिल लेते हैं यहाँ आके किसी न किसी हर साल जो है ना हम कोशिश करते हैं कि एक मुलाकात हम कर लें बुशरा जी से। साथ बिल्कुल। बुशरा जी, आपके आने से पहले यहाँ टीवी के ऊपर बात हो रही थी जी, और आपने टीवी पे बहुत कम काम करना शुरू कर दिया, उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं आप नजर आती हैं? हर कोई देखना चाहता है आपको। भाई काम तो मैं टीवी पे ही कर रही हूँ, थोड़ी सी यूट्यूब पे ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन ना अभी कर रही हूँ आजकल तो। हाँ, बहुत ज़्यादा 5-6 प्रोजेक्ट मुझसे नहीं होते, एक आध मैं कर लेती हूँ। का जो ऑफिशियल पेज, वो मैंने क्या चैनल बनाया भी था, तो 4 साल मैंने कुछ देखा ही नहीं इसमें क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। तो सबने कहा, मेरी बेटी ने भी कहा कि क्यों नहीं, तो वो नहीं, तो यूँ नहीं, तो लोगों से एक ताल्लुक़ बना रहता है, उससे मुझे थोड़ा सा ये लगा। लेकिन एक्चुअली मैं लिखने वाली बात पे वाकई मैं अपने आप से बहुत दुखी भी हूँ, और मैं लिखना चाहती हूँ, और मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ भी हैं, लेकिन आइडियाज़ काफ़ी नहीं होते। लिखने के लिए अपने आप को आइसोलेट करना होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कुछ चीज़ों से किनारा कशी करके करनी होती हैं, आप ऐसे चलते चलते नहीं लिख सकते। लेकिन उसकी बड़ी वजह यही थी कि मैंने 5 साल पहले जो लास्ट सीरियल लिखा था ज़ेबाइश, विच वाज माय 11th सीरियल। वाओ। मैंने 50 से ज़्यादा सिंगल प्लेज लिखे, टेलीफिल्म लिखी, फ़नी प्लेज लिखे, और 11 सीरियल भी लिखे। तो हुआ यूँ कि मुझे लगा कि फिर इतना ज़्यादा सास बहू और ये सब आप देख रहे हैं, मैं क्या क्रिटिसाइज़ करूँ। बहरहाल वो बिज़नेस है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करती, मैं उसका पार्ट बन जाती हूँ, उसमें काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो लिखना नहीं चाहती। क्योंकि मैं लिखना सिर्फ इसलिए नहीं करती कि मैंने उससे पैसे कमाने, पैसे मिलते हैं मुझे उसके, लेकिन फिर उसकी जगह मुझे और बहुत से काम छोड़ने पड़ते हैं। पर मैं वो इसलिए करती थी कि मुझे उसका अपना एक लुत्फ़ था, मुझे मज़ा आता है 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में कुछ लिखने का, तो मैं इस मज़े के लिए कुछ कुर्बानियाँ दे दिया करती थी। अब जो मुझे ये लगा कि भाई वो चीज़ें जो हैं, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोग बहुत कुछ आसान आसान लिख रहे हैं और उससे वो बहुत कामयाब हो रहे हैं। हाँ, ये उससे भी बुरी बात है, ये उससे बुरी बात है कि आमियाना लिखा हुआ, आमियाना काम जो भी हो, चाहे वो मतलब लिखना हो या पढ़ना हो या गाना हो, आमियाना काम कामयाब बहुत हो रहा है। मेरे ख्याल सिंपलिसिटी का दौर आ गया है। नहीं, लोग सिंपल चीज़ें कर रहे हैं। आसानी, लोग ना तो गहरी बात सुनना चाहते हैं, ना कहना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं। गहरा जुमला, वो डायलॉग जो हम सोचते थे कभी, तो मेरा ये अपना एक डायलॉग है, मैं एक दिन सोच रही थी कि मैंने ये क्यों कैसे लिखा था, तो पता नहीं मैंने उसका बड़ा ही मज़ा लिया था, अल्लाह जाने किसी ने लिया कि नहीं लिया। क्या डायलॉग? वो मेरा प्ले था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, कुछ दिल ने कहा। उसमें जावेद शेख जो हैं वो मेरे हस्बैंड थे, तो वो कुछ जैसे कि आमतौर पे हस्बैंड होते हैं, वो इतनी अरेंज मैरिज थी, उनको बीवी से नहीं इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो मेरी जो दोस्त में एक है मारिया थी, उसमें वो उनसे कहती कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो, मियाँ से कहती है। उसने कहा हाँ, वो अच्छी औरत है, अरेंज मैरिज थी, मगर ज़रूरत से ज़्यादा फर्मा बरदार बीवी एक ऐसी रेवड़ी की तरह होती है जिसमें खस्तगी न रहे। मैंने कहा है अल्लाह, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ये तो मैं एक सुना रही हूँ अभी, जो कि कमलजीत सिंह थे उसमें, वो अभी तक कहते हैं बुशरा जी मैं डायलॉग्स नहीं भूला आपके ड्रामे के। मैं कोई इतनी बड़ी बानो कुत्सिया तो नहीं हूँ, मगर फिर भी वो मुझे अभी कुछ दिन पहले, बल्कि उन्होंने कहीं किसी जगह पे जिक्र भी किया था, तारीफ़ की थी, कुछ दिल ने कहा कि, तो आप ये देखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा फर्मा बरदार बीवी एक ऐसी रेवड़ी की तरह है जिसमें खस्तगी ना रहे। मुझे बताएं, इकबाल हुसैन साहब जो मशहूर डायरेक्टर हैं, वो क्या कहते हैं खस्तगी के बारे में? वो तो खुद ही बेचारे बड़े मासूम हैं। उनमें खस्तगी बहुत। अब की दफ़ा हमने ये देखा, ना 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 हुण नहीं। अच्छा बुशरा जी, आपको बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर ऑफर होते हैं जो आप नहीं करती, वो जो कपत्ती सास के कैरेक्टर आजकल बहुत हिट होते हैं, आपने कुछ किए भी हैं लेकिन आप अमूमन मना कर देती हैं। लेकिन जब आप टीवी पे देखती हैं तो आपकी लॉट की या जो भी इस वक्त सासें और माएँ चल रही हैं, उसमें सबसे कपत्ती सास के रूप में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? कौन सी अदाकारा? मेरी बचपन की फ्रेंड है, हमारी पैम्पर फ्रेंड है मेरी, सबा हमीद। सबा हमीद रख रख के थप्पड़ लगाती है, बड़ा मजा आता है। मुझसे थप्पड़ ही नहीं मारा जाता ना, जबकि सीन आ जाए ना। मैंने खुद ही लिखा था प्ले, लाहौर में थी, अयूब खावर डायरेक्ट कर रहे थे, मैंने मिकाल को थप्पड़ मारना था, मारूं तो फुस, जब मारूं फुस मेरे से हो ही ना।
वो कह रहे तुम क्या कर रही हो 50 टेक के, वो बुरा ही मान गया ना। मेरा शायर भी है, बहुत प्यारा डायरेक्टर भी है, मेरा दोस्त भी है। कह लगा तुम अजीब एक्टर हो, तुमसे थप्पड़ नहीं मारा जा रहा, तुम एक्टर हो यार। मैंने कहा वो नहीं, मैं मार रही हूँ, मैं नहीं, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मैंने इतना बुरा किया कि उसने क्या किया, मेरा हाथ ऐसे हुआ, उसने कट किया और लड़का खड़ा है सड़क पे, उसके हाथ मतलब अगले सीन में डिजॉल्व कर लिया। मुझसे मारा। मेरी प्यारी सबा हमीद इतना अच्छा मारती है सबको दबा दबा के। तो टिप्स क्यों नहीं लेती आप उनसे? हैं? टिप्स क्यों नहीं लेती उनसे? नहीं भाई, वो खुल गई है ना, मेरे से नहीं हो रहा था। और मासूम माओ और सासों में आपको कौन पसंद है? जो मासूम माँ। समीना पीरज़ादा इतनी प्यारी माँ बनती थी, इतनी प्यारी, मतलब मैं बुढ़ापा क्या कहूँ, मेरे जितनी ही होगी, आगे पीछे 2-4 साल हम। इतनी खूबसूरत माँ, इतनी प्यारी पाकीज़ा माँ उसके चेहरे पर है और उसके मिजाज में और उसके। मुझे अगर मैं इतनी गोरी होती तो मैं, अल्लाह जानता है, बाल सफ़ेद छोड़ देती और इतनी प्यारी माँ बन जाती। बहुत प्यारी माँ, वो एक बहुत शफीक माँ का। आप मुझे बताएं, इसके अलावा आपके सामने है समीना पीरज़ादा? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, 100% मैं एग्री करता हूँ दोनों बातों में। और कोई और 2-3 और प्लेस में इतनी प्यारी माँ वो लगती है जैसे। बुशरा जी, आपने डायरेक्शन भी बंद कर दिया? नहीं, मैंने डायरेक्शन नहीं की। आपने कोई टेलीफिल्म की थी? नहीं, मैंने लिखी बहुत, एक आध की थी शुरू में, लेकिन मसला ये कि जो डायरेक्शन में अग्रेशन चाहिए, जो कंट्रोल चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, जो कमांड चाहिए ना, उसके लिए मिजाज में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। वो मुझ में नहीं है, मैं बड़ी फुस इंसान हूँ। मैं किसी को डांट नहीं सकती, मैं डांटना भी पड़ता है। लोग कह देते हैं आर्टिस्ट, अभी हमारे सामने के बच्चे बच्चे एक्टर हैं ना, वो कहेंगे नहीं आप मज़ा नहीं आया, दोबारा करें, तो भाई उसकी वो सही कह रहा है, मैं फिर कर लेती हूँ। तो ईगो भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कहीं भी किसी भी एक्टर को कुछ समझाने के लिए सख्ती से एक्सप्लेन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और कभी कभी बिल्कुल आंखें सफ़ेद ही कर लेते हैं ना डायरेक्टर, नहीं नहीं ये बात नहीं है, यूँ नहीं है, नहीं ठीक नहीं है, इसका मज़ा ही नहीं आ रहा जो आपने वो। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी, वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हुआ। हाँ, मैं लिखने में बड़ा मज़ा लेती हूँ साइड पे जो स्क्रीन प्ले होता है कि उसमें। आपकी राइटिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, इन तीनों में से सबसे आसान काम क्या लगता है आपको? आसान तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में एक्टिंग। नहीं, आसान तो नहीं। अब जैसा काम है जिसमें मतलब किसी का लिखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर लेते हैं, जो कि एक गुनाह होता था एक ज़माने में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जब हम ड्रामा करते थे, या हमसे पहले के लोग करते थे, तो किसी के स्क्रिप्ट को छेड़ना गुनाह था, गुनाह। आज भी एक राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, आपको वो भी कहते हैं कि उनका स्क्रिप्ट चेंज करो तो गुनाह हो जाता है। बहरहाल वो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्क्रिप्ट किस तरह का है। अब मैं उनके ऊपर नहीं जा सकती बिल्कुल भी, मेरी गुफ्तगू का रुख कहीं और ना मुड़े। मैं वैसे कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वो जो फॉर्मेट था ना, वो जो फॉर्मेट था कि भाई स्क्रिप्ट पहले फाइनल हो गया है, डायरेक्टर ने और राइटर ने मिलके लिखा है, उसका एक एक जुमला, अल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ। बानो कुद्सिया साहिबा का एक स्क्रिप्ट मैंने किया था लाहौर में, और उनकी डिस्क्रिप्शन देख के तो बंदा रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने उसमें लिखा था कि आप अंदरून लाहौर में जाएं, गड़ी शाहू के आगे उल्टे हाथ पर एक छोटा सा टीला है। अब आप ज़रा ये राइटर की ऑब्जर्वेशन चेक करें, और उसमें लिखा हुआ है छोटे से टीले के बाएं जानिब एक सूखा हुआ दरख्त है, उसके पास रेलवे की पटरी के नीचे फलां चीज़ है। वो डायरेक्टर करता था वो, और उसकी कोई वजह होती थी। एक और सीन मैंने उनका देखा था कि दीवार के ऊपर चलती हुई एक छिपकली जब जा रही है, वो जब यूं, तो छिपकली का भी उन्होंने जो किसी वजह से लिखा था, उसको कौन चेंज करता? मेरे जैसे कि क्या औकात थी, तौबा करें। आज तो छिपकली को कॉकरोच कर लेते होंगे। आजकल तो बस क्या कहें, वो तो आसान नहीं। और एक बात और भी होगी ना हमारे यहाँ की, भाई ये स्क्रिप्ट है, अब पहले तो ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं फ़लाँ फ़लाँ बोल रहा हूँ, फ़लाँ फ़लाँ प्रोडक्शन से, डेट्स हैं, डेट्स हैं, ये नहीं पता कि कहानी क्या है, डायरेक्टर कौन है, पैसे कितने हैं, डेट्स हैं। हाँ, डेट्स नहीं, मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, कहीं ऐसे जा रही हूँ, अच्छा इस दिन से इस दिन तक हूँ, अच्छा फिर किसका क्या है, अच्छा फिर इसका उसका। तो उसमें ये होता है कि स्क्रिप्ट भेजा जाता है। अक्सर औकात, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ अच्छे लिखने वाले भी, ऐसे तो नहीं हमारा ड्रामा दुनिया में चल रहा। तो कोई ड्रामा ऐसा भी आता है कि आप पढ़ते हैं तो आपके सर पे से भी गुजर जाता है, और मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा। एक लड़का डायरेक्टर कोई है, उसने फ़ोन किया कि आपा एक स्ट्रॉन्ग रोल है, वाह वाह क्या रोल है। मैं कहा अच्छा, कोई रोल आया है, एक माँ का कैरेक्टर है। मैं कहा अच्छा, बड़ी स्ट्रॉन्ग माँ है वो, अच्छा उसका बेटे पे बड़ा कंट्रोल है। हाय अल्लाह, कितनी नई बात बताई है। और वो चाहती थी उसकी शादी वहाँ हो जाए, और वो चाहता था उसकी शादी यहाँ हो जाए। हाय हाय, ऐसी तो बात मैंने कभी सुनी नहीं। पर मैंने कहा ठीक है,
मेरे पास एक टाइम स्लॉट है, मैंने इसमें एक ड्रामा करना है, चलो मैंने 1.5 साल से ड्रामा नहीं किया, चलो कर लेते हैं, ऐसे मैं कहती हूँ। तो वो जब स्क्रिप्ट आता है तो कहते हैं आपा ये है, इसको बना लेंगे हम, अभी बना लेंगे वही। अच्छा चलो, मैं तो थोड़ी बहुत राइटर हूँ, बनू भी लेती हूँ, बच्चे बेचारे भी बना रहे होते हैं, आए अल्लाह एक्टर लेके बैठे होते काटने, आपा ये कितना लंबा है, इतना बकवास है, ये रेपुटेशन है। तो ये जो काम है इस तरह हो रहा है, लेकिन मैं फिर वहीं आऊँगी कि वो इतना कामयाब है कि हम अपना सा मुँह लेकर रह जाते हैं। बिशा जी, ऐसा क्यों लगता है देख के कि आप ड्रामा जो एक आध करती हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि कहीं मैं बिल्कुल ही स्क्रीन से आउट ना हो जाऊं? नहीं, मुझे तो अल्लाह का फजल है, मैंने जवानी में भाग दौड़ के ये सब तो कर लिया कि मैं बैठूं तो मेरे पास आटा वगैरह है। वही ना, सिर्फ इसलिए अब आप ड्रामा करती हैं कहीं मैं बिल्कुल ही स्क्रीन से आउट ना हो जाऊं। बैठ सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही होता है कि कई दफ़ा लोग उदास हो जाते हैं ना, आए अल्लाह आप नज़र नहीं आ रही हैं, फलाना नहीं आ रही। फिर माशाल्लाह अल्लाह के करम से लोगों का प्यार है, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस पूछते रहते हैं आपा कब फारिग हैं, आपा कब फारिग हैं। मैं निकल जाती हूँ बाहर, वहाँ पे कोई पैसे भी बना लेती हूँ, बच्चों को भी मिल लेती हूँ, घूम लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो इतने दिनों से नहीं किया, चलो कुछ तो कर लूँ, तो कर लेती हूँ। लेकिन जो है ना, जैसे कहते हैं चस वाला काम बहुत अरसे से नहीं आया, बहुत अरसा हो गया है कि वो एक्साइटमेंट ख़त्म हुई हुई है। ये सब रोल सब कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ सब। लेकिन आपके तो बड़े बड़े चैनल्स के जो मालिकान हैं उनसे भी दोस्ती है, प्रोडक्शन हाउस के हेड से भी दोस्ती है, सब आपको जानते हैं, इज्जत करते हैं। आपकी कभी ये वाली डिस्कशंस नहीं होती सेट के अलावा कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कब तक होगा? वो परेशान भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन बाद में जैसे किसी एक सीरियल की बात करी हूँ जिसने के बम ही फाड़ दिए थे सारी दुनिया में, पुरानी बात है कुछ साल पहले। तो मैं जो उसमें प्रॉब्लम्स थे, मैं उसके प्रोडक्शन हेड से मैं कहती थी अल्लाह देखो तो ये देखो तो ये। बाद में जब वो आसमान पे पहुंच गया तो उसने कहा आप देखें, मैंने कहा हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। दूसरी एक बात और है, ये बिज़नेस है, उनका कमर्शियल काम है, वो पैसा लगाते हैं और उनको पैसा चाहिए। दे नीड मोर आई बॉल्स टू वॉच देयर टीवी। बात ये कि मैं और आप जो देखना चाहते हैं, काबली पुलाव देखना चाहते हैं, या तनमन नील देखना चाहते हैं, या शायद मेरे जैसे चंद लोग पागल खाना देखना चाहते हैं, जो जिसकी अलग नीश थी। वो सास बहू का ड्रामा नहीं था, वो मेंटल हेल्थ पे था और बड़े बड़े एक्टर थे। इसी तरह के और 4 प्लेस जो सुल्ताना ने बनाए थे, हम वो देखना चाहते हैं ना। बाकी के ड्रामे तो चल रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा देखते हैं ना, बिज़नेस उनसे आता है, मुझसे और आपसे नहीं आता। सो मेरी और आपकी पसंद पे कोई कैसे चला जाए? बुशरा जी, आप में और मुझ में एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों मैडम नूरजहां के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप मुझसे ज़्यादा बड़ी फ़ैन हैं, मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँगा शायद। तो आप मैडम नूरजहां के गानों का कोई कवर एल्बम क्यों नहीं बनाते? नहीं, मैं गाती तो रहती हूँ, उनके गाने मैंने गाए भी हुए हैं। अखलड़ी बदोबदी ही गा दिया था मैंने, तो बड़ा मुश्किल गाना था। बहुत गाने गाए मैंने उनके, लेकिन वो एल्बम असल में, एल्बम का पता है क्या, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जिस ज़माने में एल्बम्स का रिवाज था, लोग बहुत एल्बम्स निकालते थे, फिर रिलीज़ होती थी, फिर वो बिकती थी, फिर वो कैसेट्स होते थे। मुझे कुछ लोगों ने कभी कहा, जैसे जाहिर है मैं भी गाती थी, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में ज़्यादातर गाती ही थी पहले। मेरे अभी तक तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पे लगाते, मेरे कोई 20 गाने, मतीन को तो मेरे से ज़्यादा पता है मैं क्या गाती थी। और कितने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझको गवा लिया, उनका प्यार है। निसार बज़मी हो, सोहेल राना हो, नियाज़ अहमद हो, तो तुफ़ैल नियाज़ी हो, तो वज़ीर अफजल हो, मतलब कौन सा ऐसा म्यूज़िक, मुजाहिद हुसैन हो, मैंने सबके साथ मुश्किल वाले गाने गा लिए। अल्लाह जाने मुझे अकल ही नहीं थी, अगर होती तो डर गई होती मैं। तो जब मुझे कोई एल्बम के लिए कहता था तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मेरा गाना अगर मुझे पता है कि 75 रुपये है ना, तो मुझे सुनना 200 रुपये आता है। मैंने कभी अपने आप को वहाँ प्लेस नहीं किया कि मैं इतना अला गाऊँ कि कोई मेरी कैसेट ख़रीद के सुने, क्योंकि मुझे अपने फ्लॉज का इसलिए पता है कि मैंने रियाजत नहीं की। गाना मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है म्यूज़िक की, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा कसरत नहीं कराई अपने गले को। जहाँ मुझे कमी महसूस होती है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ कि लोग उसको ख़रीद के सुने। हाँ, गा लेती हूँ, अपना दिल बहलाने को गाती रहती हूँ। अमजद शाह भी मुझे कहते रहते हैं आए गाने रिकॉर्ड करते हैं, वो मज़ा लेती हूँ मैं, एल्बम नहीं निकाल सकती। तो वो मज़ा सिर्फ अकेले अपने लिए ही आप करती हैं गाने का? नहीं, ये अमजद शाह के शोज़ में जाती हूँ ना जब, आजकल तो यही होता है 2-3 गाने गा लेती हूँ, वहाँ पे मज़ा आता है। पहले अरशद महमूद ने मेरे बड़े लाड उठाए हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें मैंने गाई हैं। हैं तो गाने बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं, कोई मेरे ख्याल 50-100 तो होंगे ही, शायद ज़्यादा ही हों। इंडस पे गाती थी तो वो तो है, मगर वैसे अब मैं जाती हूँ जैसे बाहर इंडस हॉस्पिटल के साथ जाती हूँ, तो वहाँ पे ये है कि पहले तो मैं म्यूजिशियंस के साथ चली जाती थी। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ 2-4 डोनर्स जो हैं वो, उनको ये था कि भाई इस्लाम में म्यूज़िक मना है ना, मतलब बाजा ना बजे, बेशक औरत बज जाए,
तो मैं फिर खाली म्यूजिक के बगैर 2-4 गज़लें गा देती हूँ और क्या, वो ठीक है। तो हमारा क्या कसूर है? लो मैं तो गा मर ही लूँगी, मेरा क्या जाता है। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा ये तो है, मुझे पता है मैंने करना ही होता है वैसे, मगर मैं सोच के नहीं आई थी कुछ भी। अभी शूटिंग से आई, देखिए कितना बड़ा कील पहना हुआ, दादी अम्मी बनी हुई हूँ मैं इसमें, दादी अम्मा। बड़ा सा कोई हम टीवी का है कुछ, अच्छा सोचती हूँ मैं। थोड़ा जी। पानी पी लूँ ज़रा। पी लें पानी पी लें। गाने तो इतने प्यारे प्यारे मैडम के, तो गाने बैठो तो दिल चाहता कि बस मर ही जाओ, दिल चाहता कुछ भी ना करूँ, और अगर मैं गाना गाने शुरू हो जाती हूँ। एक वो गजल है हमना, नहीं वो तो मुझे उसके बोल याद नहीं है, जिसके मुझे बोल याद है वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। वो सुनाए। और बड़ी मुश्किल है भाई, और वो उसकी शायरी भी कमाल है और उसकी अदायगी भी। और एक बड़ी मज़े की बात है जो मुझे हमेशा याद रहती है, मुझे ज़िया मोहिउद्दीन कहते थे वो सुनाए, हाय मैं डर भी जाती थी लेकिन सुना देती थी उनको। वो बहुत मुश्किल चीज़ें सुनते थे वो। वही सुनाए फिर जो ज़िया साहब को सुनाया। ज़िया साहब मेरे प्यारे, ज़िया साहब अच्छा चले। हैंड माइक यूज कर सकती हैं। हाँ मैं करती हूँ, मैं ज़रा उधर उस राग में चली जाऊँ ना, किसी और राग में थी मैं। हेलो हेलो हेलो, ये तो मरा हुआ है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आई? हाँ भाई। हाय वो कैसा, ये माइक हाय नहीं भाई वो नहीं चल रहा माइक, मेरा कहना नहीं मान रहा। ये लीजिए। हाय वो कैसा, ये सिर्फ बहुत करीब मुझे आता है माइक करीब रखना। ख्वाब था बरसों बीत गए, हाय वो कैसा ख्वाब था बरसों बीत गए, जब से आँखें खोली नींद हराम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्त हराम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्त हराम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्त आराम हुई, तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, लेकिन चुप की बात बहुत बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्त आलाम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्त आलाम हुई। हालांकि ये माइक सिर्फ अजान देने वाला था। क्या क्या भाई, फरमाइश आ रही है कोई और, एक और गाने की, नूरजहां की। अच्छा मैडम ये वाला बेहतर है माइक। हाँ ये बेहतर है, सही कह रही हैं। हाय तोबा, उसको बुला ले, वो जो गंजा सा है, पता नहीं क्या नाम है उसका। अफसोस मुझे बहुत दुख है कि ऐसे गानों के साथ इस तरह। खैर, जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, इनू हुण तोड़ी ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता
अल्लाह वास्ते जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते तू दिसना मैं चम चम नचना तू दिसना मैं चम चम नचना तकना जद वी तैनू तकना सीने नाल लाई रखी सारी रात वे जा जावे तैनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते जा जावे तैनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते तू मेरा मैं हो गई तेरी मैनू ऐनी उम्र बथेरी तू मेरा मैं हो गई तेरी मैनू ऐनी उम्र बथेरी दिसदार वे तू मैनू सारी रात वे जा जावे तैनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते जा जावे तैनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। वाह, आप इसमें मैडम के तरले चेक करें। हाँ, मैडम जैसी सिंगर तो वाकई नहीं आ सकती दोबारा। लेकिन आजकल जो सिंगर्स गा रहे हैं उनमें से कौन पसंद है आपको? आजकल जो लोग गा रहे हैं ये बच्चे बड़ा अच्छा गा रहे हैं, नए नए हमारे खैर पाकिस्तान आइडल के बच्चे तो वो नफीस की बेटियां तो बहुत अच्छा गा रही हैं माशाल्लाह। ज़ेब बहुत अच्छा गाती है, बड़ी इसकी क्लासी आवाज़ है। कुरतुलैन बलोच बहुत अच्छा गा रही है। वो बच्ची आयमा भी बहुत अच्छा गाती है, मॉडर्न है लेकिन सुर में है भाई। शुक्रिया, पहले शुक्रिया तो ये कि सुर में है, बाद में देखेंगे कि शायरी कैसी है क्या है। और अली सेठी अभी फ़िलहाल तो बाहर है, लेकिन हमारे पास अच्छे बच्चे, हमारा प्यारा आसिम सुर में है। शुक्रिया, सबसे पहले मेरा ये शुक्रिया कि सुर में है। म्यूजिक को कहाँ देखनी है अभी पाकिस्तानी म्यूजिक को आप, आइडल के अलावा? देखिए मैं पाकिस्तानी म्यूजिक को पहले हम लोग ज़रा थोड़ा सा परेशान थे जब बीच में बहुत सारा हल्ला 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 आया था, जोर का हल्ला हल्ला आया था। हाँ। तो हम कहते थे ये क्या है भाई, हमारे सज्जाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है माशाल्लाह। उस वक्त जब उनके ज़माने में भी कुछ हड़बोंग म्यूज़िक आया था, तो एक्चुअली मैंने बल्कि एक प्ले भी लिखा था, सिंगल प्ले था, उसमें अली हैदर था, मैं थी, और उसमें हम ये दो टाइप की म्यूज़िक को ही ड्रामे में समझे डिस्कस कर रहे थे। जैसे मैं नैयरा टाइप गाती थी, वो मेरा देवर था, वो पॉप सिंगिंग कर रहा था, और मैं उसको क्रिटिसाइज़ करती थी, क्या तुम्हारा म्यूज़िक है, तुम क्या बजाते हो, ये क्या शोर मचा रहे हो। और मैं बाजा लेके गाती थी जैसे कि गाते थे हम लोग। तो वो बच्चा फेमस हो गया, तो मुझे ज़रा बुरा सा लगा ना उस ड्रामे में, और मैंने कहा ये म्यूज़िक अब अल्लाह की शान है मतलब। तो बच्चा अपसेट हो गया, उसने कहा मैं गाना छोड़ देता हूँ, मेरी भाभी मुझे पसंद नहीं करती हैं। खैर समाओ में ड्रामे को जल्दी से, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मैंने महसूस की जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वो बच्चा खुश कर रहा है लोगों को, और वो अगर तुम्हारे से डिफरेंट गा रहा है तो वो बुरा तो नहीं है ना। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर एंड पे मैंने और उसने एक गाना इकट्ठे गाया, काला डोरिया, उसको उसने मॉडर्न कर दिया और हमने फ्यूजन किया। सो हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव जगह पे ले जाना चाहिए और बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो। सिर्फ शुक्रिया ये कि वो सुर में हो, बेसुरे बच्चे ना हो। तो म्यूज़िक को मैं समझती हूँ जहाँ हम अब देख रहे हैं ना, हमने ऐसा वैसे नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत गहरा गा रहे। मैं तो टिकटॉक पे देखती हूँ, हाय अल्लाह वो फैसलाबाद के बच्चे कितने पक्के हैं, ओए अल्लाह वो तो क्या क्या होए होए। उसमें से वो लड़की नहीं आ रही जॉगर पहन के, हाँ जी, हाय हाय, पाकिस्तान आइडल अच्छा गा रहे हैं वो बच्चे, क्लासिकल भी गा रहे हैं, पक्का भी गा रहे हैं। और फैसलाबाद में तो सुना है ताक ताक में सिंगर बैठा हुआ है। तो मतलब म्यूजिक जा रहा है आगे, हमारा कोई नाउमीदी नहीं है। म्यूजिक को सपोर्ट चाहिए फिल्मी म्यूजिक की आगे बढ़ने के लिए, या पॉप ही काम करेगा? फिल्मी म्यूजिक अब बेचारा हमारा नहीं रहा, क्योंकि वो फिल्में ही नहीं रही। और अब जो हमारा म्यूजिक है वो एक अलग तरह का म्यूजिक, उसने अपनी जगह बनाई। जैसे एक ज़माने में आपको याद है पीटीवी ने अपने म्यूज़िक से एक अलग जगह बनाई थी। बिल्कुल। और क्या पीटीवी का म्यूज़िक है, आप फरीदा खानम, अमानत अली खान का वही सुन ले, फूल फूल ने लिए गड़ाई, कली कली मुस्काई। और क्या मतलब दुनिया जहान के बड़े सिंगर, फिर आबदा परवीन, फिर इकबाल बानो, उसके बाद आलमगीर शेखी, आई मीन आप यू नेम एवरीबडी, सबका म्यूज़िक, नैयरा, टीना, एक ज़माने। और वो पीटीवी का अपना ओरिजिनल म्यूज़िक था।
मुझे शिकायत ये है कि पीटीवी वो क्यों नहीं चलाता, सारा दिन उनके गाने बजाने चाहिए जो आपकी अपनी चीज़ है। अभी शाह साहब यहाँ मौजूद थे ड्रामे का सेशन में, तो वो तो बार बार यही कहते रहे कि हम सिर्फ ड्रामा नहीं, हम तो म्यूजिक को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बहुत याद करते थे, हम याद करते नहीं, लेकिन अभी हो रहा है म्यूजिक? नहीं, पीटीवी में तो नहीं हो रहा। हाँ, ये अमजद शाह बस वो ये शो जो करते हैं ना अपना, उसमें गाना गवा लेते हैं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान टेलीविज़न के पास इतना मसाला है, इतना रंग तरंग होता था, फिर सुखनवर और क्या क्या चीज़ें, लाहौर से, कराची से, मुझे तो इतने नाम भी याद नहीं, मैं खुद झरने में इतना मैंने गाया है, कितने म्यूज़िक की चीज़ें थी, तो वो क्यों नहीं चलाता पीटीवी? मेरी ये बार बार शिकायत होती है, नैरा को चलाएं। सबके पुराने गानों में रूना लैला का म्यूज़िक क्या था, हाय, मैं तो एक दिन उनके गाने सुन रही थी, क्या बात। और क्या करीम शहाबुद्दीन के, मैंने करीम शहाबुद्दीन का भी गाना गाया हुआ है, मतलब मैं तो हैरान हूँ, मुझे मेरी ओए अल्लाह, ये तो देखो ना, ये शाह साहब आप तो गाओ तकिया भी ले लें। जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, ओए जिन्ना तेरी मर्जी। तो भाई कोई पंजाबी का गाना सुना दे, मैं क्या शाह साहब को कैसे इनकार करूं? मैं लाइया वे रांझना लगिया जोरा जोरी, मैं आपन लाइया वे रांझना लगिया जोरा जोरी, मैं तेरी हो गई है, मैं तेरी हो गई वे रांझना जलदा लाद चोरी, मेरा अपन लाइया वे रांझना। अच्छा, ये वो मुश्किल गाने जो मुझको ज़्यादा पसंद है, इनकी मर्जी का पता कौन से, सानू नेर वाले पुल ते बुला। अच्छा, मैं करती हूँ ना शोज़, मुझे सब ऑडियंस का पता होता है कहाँ पे जिन्ना तेरी मर्जी गाना है, जहाँ पे ज़रा सीरियस गाना है, तो मैं देख लेती हूँ हो ऑडियंस में से दो ने जमाई लिया, तो मैं कहती हूँ चलो भाई, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा दिलदा तू है गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, खुशियाँ लखां तेरा मिल बैण, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा दिलदा तू है गहना, कहंदे ने नैना, जी करे कोल बैठी रहां, बैठी बैठी मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठी रहां, बैठी बैठी मैं तकदीरा, माही वे चन वे तेनू हो रखी कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा दिलदा तू है गहना, कहंदे ने नैना। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ मजमा बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे हर गाने के साथ बुशरा जी। बस गाने तो ये सब हमारे बहुत ही प्यारे गाने हमारी रूहों में बसते हैं, और क्या इनकी शायरियाँ और क्या मैडम की अदायगी, एक से एक गाना, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे गाने निकाल के जुल्फ़िकार अतरी को सुनाती थी, वो कहते हैं आपको कैसे पता इस गाने का, अब तो गुजर गए वो, प्यारे थे ना, क्या प्यारे प्यारे गाने। तो मतलब लाहौर के भी जितने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, मैं तो हैरान हूँ, मुझे बड़ा मौका मिला बख्शी वज़ीर के साथ गाने का, जब मैं छोटी थी, मतलब मेरे ख्याल 9th में पढ़ती थी, ऐसे ही वज़ीर अफजल के पास बैठ गई, इतने मुश्किल गाने वो बनाते थे, मैंने कहा मुझे आपका गाना गाना है। और तो मज़े की बात आपको बताऊँ, उस्ताद नज़र हुसैन जो कि सबसे अल्टीमेट बड़े कंपोज़र थे, मैं लाहौर एक दफ़ा गई, कोई आज से 25-30 साल पहले की बात है, तो वो कोई प्रोग्राम करते थे म्यूज़िक का, बड़े मुश्किल गाने बनाते थे और हसीन, तो उन्होंने मुझे, बेचारों ने अज़राहे, मतलब रहम ही खा लिया होगा, मुझे अज़राहे के आगे लफ्ज़ नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा आप, मैं कहा हाय आप ये आपने वो बनाया, हाय आपने वो बनाया, ये जब ये जाने हज़ी भी उनका ही है, तो कहने लगे आप भी गाएं, मैं आपको गवाता हूँ। अयूब खावर प्रोड्यूसर थे ना, तो कहने लगा हाँ तुम 3 दिन के लिए हो तो गा लो। मैंने कहा नहीं। कहने लगा हैं
उस्ताद नज़र हुसैन कह रहे गाना गा लो, तो तुम कह रही हो नहीं। मैंने कहा इसलिए कि ये चाहते हैं कि ये जन्नत में चले जाओ और मैं जन्नों में चली जाऊँ। वो बेचारे समझे नहीं। मैंने कहा मैं आपका गाना ख़राब कर दूँगी तो मैं दोज़ख में चली जाऊँगी। कहते नहीं नहीं मैं आपको गवाऊँगा। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं गाया उनका गाना, अल्लाह की कसम। और मुझे सारे अयूब खान, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने इतना बड़ा चांस गंवा दिया, तुम नज़र हुसैन का गाना नहीं गा रही। मैं कहा नहीं, वो तो जन्नत में जाना चाहते हैं। मैं दिल में तो मैं भी यही कह रहा हूँ। तो ये म्यूज़िक की असल में समझ ज़्यादा आने से भी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। हाय हाय जो ना पता होता तो मैं भी आज गा रही होती बड़े बहुत सारे लोगों की तरह। लेकिन आप गाने के मामले में थोड़ी कॉन्शियस नहीं है हमेशा। पता तो आ रहा है, पता ज़्यादा चल गया ना। आपकी वालदा भी गाना गा लेती हैं। अम्मी की आवाज़ अच्छी थी और हम सबकी अच्छी, हम सब गा लेते हैं। बहन भाई भी सुरीला है और सबको यही गाने पसंद है। मुश्किल तो फ़ैल नियाज़ी को हम बचपन से गाते आए हैं, अब बताएं वो तो बड़ी कोई गहरी चीज़ है। तो अम्मी को, अब्बा को बहुत ज़्यादा क्लासिकल का शौक़ भी था, ज़ौक़ भी था। तो अब्बा ने अम्मी को उस्ताद रख के दे दिया घर में, जिन्होंने कोई सिंगर विंगर नहीं बनना था, हांडी पका रही थी बेचारी। उनको शौक़ था मेरी बीवी क्लासिकल गाए और मेरी फिल्म में गाए। उन्होंने अपनी बीवी को रोशन आरा बेगम के साथ क्लासिकल गाना गवा दिया। हमको ना सिखाया। उन्होंने कहा वो तो मेरे घर रहेगी मेरी वोटी, तो तुसी अपने अपने घर जाओ, मैं तो सिंगर बना के की करांगा। बात तो सही थी। तो फ़ैल नियाज़ी साहब का तो कुछ सुनाइए ना। तो फ़ैल नियाज़ी साहब तो हमारे घर आते थे तो हम बैठ ही जाते थे उनको लेकर इस्लामाबाद में। बोर हो जाएंगे ये लोग। तो फ़ैल नियाज़ी साहब को मतलब बोर से मुराद नहीं, खुदा न खास्ता वो ज़रा थोड़े से, इतना शोर है पीछे, मोटरसाइकिलें चल रही हैं। मुझे तो फ़ैल नियाज़ी के लिए एक माहौल चाहिए, एक माहौल चाहिए तो फ़ैल नियाज़ी के लिए। हमारे पास यही माहौल अवेलेबल है अभी। पीछे से फटफटियाँ चल रही हैं। हाँ, अंदर हॉल में बिठाते हैं ना मुझे। हाँ, वो बहुत, वो देखिए ना वहाँ लड़ाई चल रही है, किसी के टिकट नहीं बिके, किसी को समोसा नहीं मिला। आपको सुनने के लिए लड़ाई चल रही है ऐसे। नहीं, हाँ नहीं, मुझे शाह साहब सामने बैठे ताकि मेरे दिल में हौसला पैदा हो जरा। गलियां ता तेरियां सुंजियां मेरा देश होया परदेस, रख बाबुल करया अपना ती चली बगाने देस, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। इसके लिए मुझे बहुत अंधेरा कमरा चाहिए। तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, जिनके कान मुझसे भी ज़्यादा पक्के हों वो चाहिए, शहनाई चाहिए, भाई लाइटें बंद करा के तबला उठवा देते चाहिए। हैं नहीं लोग। ये यहाँ पे नहीं मैं कर रही। अच्छा ये वो है कम। बहरहाल वो एक और ही जोन होता है जिसमें तोफ़ैल नियाज़ी को गाया और सुना जाता है। आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने उस दिन सुना, सोनू निगम को बात कर रहे थे कि वो तोफ़ैल नियाज़ी को सुनते, हुसैन बख्श गुल्लू को सुनते हैं। वाह। तो बताएं आपके कहाँ कहाँ इन लोगों का म्यूज़िक है। और वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वहाँ एक पृथ्वी हैं, मुझे पूरा नाम उनका नहीं आता, बड़ा अच्छा गाते हैं। तो जो लोग तोफ़ैल नियाज़ी को सुनते हैं ना, वो मेरी नज़र में बहुत ख़ास हैं। मेहदी हसन साहब के भी, ग़ुलाम अली साहब के भी, लेकिन जो तोफ़ैल नियाज़ी को सुनते हैं ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं। तोफ़ैल साहब के बच्चे भी गाते हैं, उनको सुनती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं, है ना? हाँ, मेरे तो साथ के थे, हम लोग कलिया में भी थे और जावेद भी मेरे साथ गाते भी थे। और बस वो बात है ना कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है तो आप
उनके बच्चों में उनको तलाश करते हैं तो बेचारे बच्चों की शामत ही आई रहती है। हमेशा आप कहीं ना कहीं कसर निकाल लेते हैं कि ये वो नहीं है, हालांकि सुरीले पक्के हैं वो, लेकिन तुफैल न्याजी तो तुफैल कल न्याजी। आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर लगाई थी जो मैंने देखी, बाकियों ने भी देखी होगी। उसमें आप एक साड़ी पहन के खड़ी हैं और पीछे मैडम की तस्वीर है और मैडम ने भी वही साड़ी पहनी हुई है। मैडम तो की साड़ी आपकी साड़ी मैडम ने कैसे पहनी हुई है? नहीं, उल्टा कहें आप, मैडम की साड़ी मैंने पहनी, उनकी छुई हुई उनकी। और साड़ी बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि उनकी महंगी महंगी साड़ियाँ सबने साड़ी दे दो कहने लगी। अब मम्मी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ सब ने बांट ली हैं, अब जो थोड़ी बहुत जैसी तैसी हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, मतलब मुनासिब सी थी। मैंने कहा कुछ भी हो, उनकी उतरी हुई साड़ी हो। और वो जब साड़ी आई, मेरे पास 2 साड़ियाँ आई, तो वो एक प्लास्टिक के उसमें रैप हुई हुई थी, मैंने शायद पहले भी बताया था, तो उसके बॉर्डर पे मिट्टी लगी हुई थी। आप यकीन करें कि मैं रोने लगी, और मैं यूँ रोने लगी कि वो मिट्टी पता नहीं किस स्टूडियो की है, किस दिन वो ये साड़ी पहन के कौन सा गाना गाने गए होंगी, और मैंने वो धोई नहीं है। वाह, वो मिट्टी समेत ही रखी हुई है। क्या बात है। लेकिन जो मैंने पहनी है वो ऐसे धुली हुई थी। फिर मैंने पहन के उसके साथ तस्वीर लगा ली, मैं ते मेरा दिलबर जानी। हो जाए फिर मैं ते मेरा दिलबर जानी। मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। सावां च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। सावां च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बुशरा जी। जब भी आपसे मुलाकात होती है, आपके साथ बात होती है, तो दिल बाग बाग हो जाता है, हमारा भी, ऑडियंस का भी। इसी तरह एंटरटेन करते रहिए, इसी तरह लोगों में खुशियां बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके वक्त देने का। थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कबीर के अब्बू से मिलके। अब ये पीछे हो गए, वो आगे हो गए। मैं बच्चे मेरी बड़ी वीकनेस है, असल में मेरा ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। एक पिक्चर ले लेते हैं हम और उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहते हैं सबसे। अब मुशायरे का वक्त हो रहा है यहाँ।